बिल्कुल निश्चित तौर पर पेट्रोल डीजल पर जो टैक्स लगता है वो कम हो। इसके अलावा किसानों की भी काफी उम्मीदें हैं, उनको भी इस बार के बजट से ये उम्मीदें हैं कि उनके हित में जो है बड़ी घोषणाएं इस बार के बजट में की जा सकती हैं या फिर की जाए। कुलदीप और अरुण हर्ष, आप दोनों बने रहिए, आप दोनों को रुख करूंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर भूपेंद्र बहादुर तिवारी जी, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं। डॉक्टर भूपेंद्र तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। जी। सर, सबसे बड़ा सवाल ये कि इस बार के बजट में किस वर्ग के लिए क्या बड़ा ऐलान इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करने जा रही है। उम्मीद कई सारी हैं इस बार के बजट से लोगों को, हालांकि अंतरिम बजट है ये, पूर्ण बजट बाद में पेश किया जाएगा। आप किस रूप में इस बार के बजट को देख रहे हैं? सबसे पहले बात कर ली जाए एमएसएमई सेक्टर की, तो कहा जाता है कि जीडीपी बढ़ाने और घटाने में एमएसएमई सेक्टर का एक महत्वपूर्ण रोल होता है, तो आप इसे किस रूप में देखते हैं? देखिए, अभी जो सरकार का विजन है वो है सबसे ज्यादा रोजगार मुहैया जी। कराना। अभी एक डेटा आया था बहुत रिसेंटली, उसमें ये था कि जो मिडिल क्लास है वो थोड़ा सा अपर मिडिल क्लास की तरफ शिफ्ट कर रहा है और लोगों की इनकम बढ़ रही है। हम्म। और ये जो लोअर क्लास है ये धीरे धीरे मिडिल क्लास की तरफ शिफ्ट कर रहा है। तो इसका एक जो जीडीपी बढ़ने का तरीका होता है वो ये होता है कि मिडिल क्लास तभी शिफ्ट करेगा जब लोगों को नौकरियां मिलेंगी, तो उससे केवल जीविका चलती है। हम्म। उससे लोअर क्लास अपर क्लास में और अपर क्लास अपर उसके ऊपर क्लास में शिफ्ट नहीं करता है। जो मिडिल क्लास है वो अपर क्लास में तभी शिफ्ट करेगा जब कोई वो उद्योग करेगा, जब कोई अपने स्वरोजगार करेगा या अपना कोई उद्योग धंधा चलाएगा या इंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज बढ़ेंगी, स्टार्टअप्स आएंगे। तो ये जो क्लास की शिफ्टिंग होती है ना, ये जो लोगों की इनकम बढ़ती, ये अच्छा जो मनी डिसेंट्रलाइजेशन होता है वो नौकरियों से नहीं होता, वो बल्कि इंटरप्रेन्योरशिप से होता है। अब रही बात कि जब इंटरप्रेन्योरशिप आएगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी, तो उससे लोग रोजगार का सृजन स्वाभाविक है होगा ही होगा। और उस रोजगार सृजन से लोगों को रोजगार के अवसर जब मिलेंगे तो उनकी अपनी आय बढ़ती है और परचेजिंग पावर बढ़ती है और उपभोग बढ़ता है। तो सरकार का अभी मुख्य फोकस है कि वो स्टार्टअप्स को बहुत ज्यादा प्रमोशन दे और उनके लिए थोड़ी सी छूट की घोषणा करे, कुछ टैक्स राहत दे। स्टार्टअप्स को शुरू करने के लिए जो नॉर्म्स है उसमें थोड़ी सी ढील देने की उम्मीद की जा रही है, थोड़े से टैक्स रिडक्शन की बात की जा रही है। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स ज्यादा था, जो अभी तक बहुत ज्यादा है, उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर थोड़ा सा टैक्स को घटाने की बात सरकार से थोड़ी सी उम्मीद लोग कर रहे हैं। और कैपिटल गेन इधर जो एमएसएमई सेक्टर है, एमएसएमई सेक्टर में एक प्रॉब्लम ये आ रही थी कि सिंगल विंडो सिस्टम, कुछ स्टेट्स में अभी भी सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था नहीं है, तो सरकार को वहां पर भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि अब ज्यादातर स्टेट्स में बीजेपी की सरकार आ रही है, तो वो थोड़ा सा दोनों लोग एक टैंडम में काम करेंगे और जो सरकार की केंद्र सरकार की नीतियां हैं या जो बेनिफिट्स हैं वो शायद राज्य सरकार में के द्वारा लागू करने पर उनको लोगों तक पहुंचेंगी। एक तो ये है। दूसरा है, एमएसएमई सेक्टर के लिए सबसे बड़ा जो आपूर्ति का साधन होता है वो होता है कृषि क्षेत्र। और कृषि क्षेत्र में लोगों को ये उम्मीद है कि जो फर्टिलाइजर्स में बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स के दाम बढ़ गए थे और खास करके यूरिया को लेकर के बड़ा विरोध हो रहा था कि 50 किलो की बोरी थी उसको 45 किलो सरकार ने कर दिया है। तो अभी उसको लेकर के सरकार को आप लोगों की नाराजगी दूर करनी है और उस फर्टिलाइजर्स को खास करके यूरिया के नैनो यूरिया को सरकार प्रमोट कर रही है। जिससे देखिए एक दिक्कत यह है कि जो हमारे कंट्री का प्रोडक्शन है वो है उसका जस्ट डबल चाइना में है। करीब ढाई टन जो है वो जी। पर एकड़ जो पर हेक्टेयर हमारे यहाँ का प्रोडक्शन है, जबकि 6 और 7 टन चाइना डॉक्टर में है। भूपेंद्र तिवारी जी, यहाँ पर आपको मैं रोक रही हूँ माफी के साथ में, और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं आरपी विजय, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। आपसे सवाल दरअसल मेरा ये रहेगा कि उम्मीदों का बजट इसे नाम दिया गया है सर, और क्या इस बार का बजट उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा? ये सवाल आपसे मैं लूंगी। और हमारे साथ इसी महा कवरेज पर बातचीत करने के लिए हमारे दो खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर भूपेंद्र तिवारी जी हैं जो कि अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। इसके अलावा आरपी विजय स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, वो भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। और इन सब के बीच में मेरे दो सहयोगी भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पवन जुड़ चुके हैं इस वक्त अजमेर से, और इसके अलावा राजधानी जयपुर से मौजूद हैं वीरेंद्र सिंह शेखावत। दोनों सहयोगियों का भी रुख करेंगे, लेकिन पहले लिए चलते हैं आपको
आरपी विजय जो कि स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। सवाल दरअसल सर आपसे मेरा यही था कि उम्मीदों का बजट है ये, क्योंकि हर वर्ग को इस बार के बजट से काफी उम्मीदें हैं। क्या उम्मीदों पर ये बजट खरा उतर पाएगा, कह सकते हैं क्या? मनी जी, सबसे पहले तो मैं एनडीटीवी राजस्थान के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बात आपकी सही है कि बेसिकली बजट कोई भी होता है, हर वर्ग को इससे उम्मीद होती है हम्म। और उम्मीद होनी भी चाहिए। बट ये अंतरिम बजट है और वोट ऑन अकाउंट्स इसमें होगा, और साथ में कुछ घोषणाएं हो सकती है, जी। क्योंकि ये हर बार ऐसा ही होता है कि अंतरिम बजट है। बेसिकली बजट का मतलब बजट है, और जब अगर कोई चीज घोषणाएं होगी तो डेफिनेटली आम आदमी की जन कल्याण के लिए घोषणाएं होगी। मोटी मोटी घोषणाएं जो होगी वो जन कल्याण के लिए होगी, और उसका बेसिक वर्ग जो मैं आपको बताता हूँ किन किन को फायदा होने वाला है। युवाओं के लिए स्कीम आ सकती है, नारी शक्ति के लिए स्कीम आ सकती है, किसानों के लिए स्कीम आ सकती है, गरीबों के लिए आ सकती है। इस तरीके के 4 जो वर्ग बना रखे हैं भारतीय जनता पार्टी, इनके लिए काम कर रही है, क्योंकि इनको हमेशा से बहुत ज्यादा प्रोत्साहित नहीं किया गया था। आज की तारीख में जब से मोदी सरकार आई है, जब से ये काम इसी के लिए कर रही है, तो मेरा मानना है कि आज जो भी घोषणाएं होगी इन 4 मुद्दों पे, जो 4 वर्ग हैं उनके लिए ही घोषणाएं होगी। और नो डाउट कुछ चीजें होती है, जैसे टैक्सेशन के बारे में कुछ कह सकते हैं, जैसे किसान सम्मान निधि बढ़ाई जा सकती है, और कोई चीज जिस तरीके से है जो जिसमें जन कल्याण की संभावनाएं हैं वो काम घोषणा कर सकती है निर्मला सीतारमण। सर 2 सवाल यहाँ पर जोड़ रही हूँ। आपने यहाँ पर कहा कि ये 4 महत्वपूर्ण वर्ग हैं जिनको लेकर बड़ा ऐलान इस बार वित्त मंत्री कर सकते हैं, लेकिन मिडिल वर्ग जो है वो रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, उसके लिए क्या इस बार खास हो सकता है इस बार के बजट में? और दूसरा सवाल ये कि युवाओं के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि युवा अगर तरक्की करता है तो देश तरक्की करता है, उनको भी काफी उम्मीदें हैं। हाँ, मैंने आपको बोला ना, युवा शक्ति के लिए हम बात कर रहे हैं और आम आदमी की बात कर रहे हैं, और जन कल्याण की योजनाएं होती तो उसमें सभी वर्ग आ जाते हैं। और मैंने जो 4 चीजें बताई उसमें युवा तो सबसे पहले बोला ही है। तो रोजगार का जो सर्जन है वो होना जरूरी है, और उसके लिए किस तरीके से, क्योंकि देखो आपको सबको पता है सरकारी नौकरियां उतनी नहीं हो सकती जितनी की रिक्वायर्ड है। तो अपन क्या होता है कि बेसिकली प्राइवेट सेक्टर में किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जा सकता है, किस तरीके से अपन बिजनेस को बढ़ावा दे सकते हैं, इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दे सकते हैं, उसकी वजह से वो आदमी नौकरी नहीं लग करके कम से कम वो अगर अपना बिजनेस करता है तो 10 आदमी को नौकरी दे सकता है, इंडस्ट्री लगाता तो 25 आदमी को नौकरी दे सकता है। उस तरीके की चीजें आएगी। बेसिकली होना भी यही चाहिए कि आप सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं रह सकते, सरकारी नौकरियां इतने नहीं होती है, आपको रोजगार सृजन करने के लिए इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी, बिजनेस लगाना पड़ता है, ये चीजें करनी पड़ती है। और उनके लिए मोदी जी ने तो खजाना खोल रखा है। बेसिकली आपको सबको पता है कि किस तरीके से उन्होंने मुद्रा लोन दे रखा है, जनधन योजना कर रखी है, रेवड़ी वालों को और इनको सबको 10-10 लाख के लोन दे रहे हैं, 25-25 हजार के लोन दे रहे हैं। हमारी टीम जब ग्राउंड पर जाके लोगों से बातचीत कर रही है तो कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात हो जाती है जब जब बजट पेश होता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आज की तारीख में मेरे को एक बात बताओ कि किसी भी आदमी ने अगर अप्लाई किया है उसको लोन नहीं मिला, मैं तो मेरी तरफ से बता रहा हूँ आपको, बैंक ऑफ बड़ौदा जहां मेरा अकाउंट है वहां की बात बता रहा हूँ कि लोग बागों को ऑटोमेटिकली विदाउट कहीं जगह सिर्फ आपको SMS करके आपको फाइनेंस कर रहे हैं, वो ठीक है, व्हाट्सएप पे फाइनेंस कर रहे हैं। वो एक्चुअली आपसे क्या है, जो आपका रिकॉर्ड देख रहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आज की तारीख में जो फाइनेंस हो रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो रहा है, कि जो जिनका खाता बिल्कुल बहुत बढ़िया चल रहा है उनको ऑटोमेटिकली पैसा दे रहे हैं। मैं मेरे पियोन मेरे यहाँ काम करता है, उसको 75,000 रुपए का लोन बैंक ऑफ बड़ौदा ने दिया है, उसको पता ही नहीं। उन्होंने मेरे से पूछा तो मैंने कहा भाई ऐसा है कि आपका रिकॉर्ड अगर अच्छा है और आपका अकाउंट में अच्छा पैसा रहता है, ट्रांजेक्शन अच्छा होता है और आपका कभी चेक रिटर्न नहीं हुआ, तो ये ऑटोमेटिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो अकाउंट सेलेक्ट हो जाता है और उसके हिसाब से पैसा मिल रहा है। तो मैं ये नहीं मानता कि ऊंट के मुंह में जी रहा है। जो भी काम किया जा रहा है बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से किया जा रहा है, ऑनलाइन किया जा रहा है। बाकी वर्ग क्या कह रहे हैं अलग अलग शहरों में सर, वो भी हम जान लेते हैं, क्योंकि इस वक्त 2 सहयोगी अलग अलग शहरों से उनकी मौजूदगी है। जयपुर लिए चलते हैं वीरेंद्र के पास। वीरेंद्र, जरा बातचीत करिए, क्योंकि कुछ घंटे रह चले हैं जब बजट पेश हो जाएगा, लेकिन उससे पहले क्या कह रही है आम जनता, क्या इनकी आस है? देखिए, मैं इस वक्त मालवीय नगर के उस पेट्रोल पंप पे मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम जो लोग हैं उनकी क्या उम्मीद है बजट को लेके, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बजट में राजस्थान की जनता क्या सोचती है, राजधानी की जनता। सर, बजट आ रहा है मोदी सरकार, क्या उम्मीद है इस बजट से पेट्रोल डीजल को लेके? अगर मैं बात करूँ, पेट्रोल डीजल सस्ता होना चाहिए, दूसरी स्टेट्स में भी हुआ है और वैसे भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। इंटरनेशनल प्राइसेस पे जो आ रहा है उसके हिसाब से टैक्सेस बहुत ज़्यादा है, मार्जिन बहुत ज़्यादा है, तो पेट्रोल डीजल काफ़ी सस्ता होना चाहिए। कितना होना चाहिए? अप्रॉक्सीमेटली 70-80 रुपए के आसपास होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
बिल्कुल। देखिए यहाँ की जो आम पब्लिक है उनका साफ तौर पे कहना है कि सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे पेट्रोल और डीजल को लेके। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के अंदर काफी जो कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हैं, उन्होंने भी ये जो कह सकते हैं कि जो इस पेट्रोल और डीजल के जो प्राइस है उसको लेके काफी बार चुनावी सभा में भी चर्चा की थी। मेरे साथ एक और है व्यक्ति जो यहाँ पे पेट्रोल और डीजल के लिए आए हुए हैं। सर, आपका नाम जान सकता हूँ? शरद जैन। शरद जी, जिस तरीके से आज केंद्र सरकार का जो अंतिम बजट है वो आ रहा है, कैसे देखते हैं? राजस्थान की अगर मैं बात करूं, राजस्थान को तो बेनिफिट मिलना चाहिए और राजस्थान के लिए होगा भी बहुत कुछ। हालांकि अच्छा, इनके साथ इनकी वाइफ भी मौजूद हैं। वीरेंद्र, जरा उनसे बातचीत करिए। जैसे मोदी जी ने गारंटी दी है और अभी तक जितनी गारंटी दी है वो सारी उन्होंने पूरी की है। होप सो वेल ये भी पूरी करेंगे। बिल्कुल। मैम, आप गृहिणी हैं, किस तरीके से देखती हैं बजट को? बजट में गृहिणी के हिसाब से ये जो हमारे गैस सिलेंडर वगैरह है उस पर सब्सिडी वापस शुरू होनी चाहिए। लेकिन 450 रुपए में तो सिलेंडर दिया जा रहा तो है। वो सब आम आदमी के लिए नहीं है ना, वो मतलब उसमें बहुत सारी कंडीशंस हैं, हर आदमी के लिए नहीं है वो सुविधा। क्या उम्मीद क्या है एज ए गृहिणी के तौर पे? ये कि महंगाई कम हो थोड़ी सी, और क्या। बिल्कुल। देखिए मनी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आम गृहिणी है उनका साफ तौर पे कहना है कि जो किचन के अंदर जो सबसे बड़ा अगर कोई प्राइस है जो किचन को इफेक्ट करती है वो होता है गैस सिलेंडर। और अभी जिस तरीके से राजस्थान के अंदर जो कह सकते हैं कि भजनलाल सरकार आई है, उसने सबसे पहले 1 जनवरी को जो उज्ज्वला योजना के तहत हो या फिर जो तमाम जो बीपीएल परिवार हैं उनको जो 450 रुपये में गैस सिलेंडर है देने की बात कही और आम लोगों को जो 450 रुपये में गैस सिलेंडर भी मुहैया करवाया जा रहा है। लेकिन जो मध्यम वर्ग है उसके लिए क्या कर रही है सरकारें? क्योंकि आपने देखा होगा हर बार बिल्कुल, मध्यम वर्ग के लिए क्या कर रही है सरकार और इस बार के बजट में क्या क्या किया जाना चाहिए ये भी हम जानेंगे। भूपेंद्र तिवारी जी से उनका भी रुख करेंगे, लेकिन पहले लिए चलते हैं उससे पहले अजमेर पवन अटारिया मौजूद हैं और पवन के साथ तमाम जो सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनकी मौजूदगी है। पवन, जरा बातचीत करिए इनसे, क्या हो इस बार के बजट में खास? जी बिल्कुल मणि, देखिए आज केंद्र सरकार का अंतरिम बजट वित्त मंत्री सीतारमण जी पेश करेंगी। उससे पहले अजमेर की जनता को काफी उम्मीदें हैं। मेरे साथ में 3 शहर के जाने माने चार्टेड अकाउंटेंट हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे किस तरीके का बजट होना चाहिए, किस तरीके के आम लोगों को फायदा मिले। पहले आपका परिचय दें और किस तरीके का बजट होना चाहिए आज जो पेश है। मैं अंशुल हेड़ा, चार्टेड अकाउंटेंट, चेयरमैन अजमेर ब्रांच। आज बजट से आम जनता को महंगाई से एक बड़ी उम्मीद है मोदी सरकार से। चूंकि ये मोदी सरकार का ये आखिरी बजट है, ये अंतरिम बजट होगा। अंतरिम बजट होगा तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें ज़्यादा चीज़ें तो हम इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे करदाताओं को राहत वगैरह इस बजट में नहीं आएगी, क्योंकि जब नई सरकार बनेगी वापस आफ्टर लोकसभा चुनाव, तब ये वापस बजट पेश होगा, उसमें ये पूर्ण बजट आएगा। पर महंगाई के ऊपर मोदी सरकार कुछ ना कुछ राहत जरूर देगी लोकसभा चुनाव को देखते हुए। आप बताएं किस तरीके का बजट। माई सेल्फ पुनीत जैन, चार्टेड अकाउंटेंट। जो मोस्ट एक्सपेक्टेड चीजें इस बार बजट में देखी जा रही हैं, आनी चाहिए, कि एक तो हाउसिंग लोन का जो ब्याज का डिडक्शन इन्होंने एक सीलिंग लिमिट 2 लाख रुपए लगा रखी है, वो 2 लाख से बढ़कर 3 लाख 4 लाख क्या हो सकती है, तो वो होनी चाहिए, ताकि आम जो एक करदाता है जिसे हाउसिंग लोन की रिबेट बहुत कम मिल पा रही है, क्योंकि आज एक घर बहुत महंगा हो गया है और उस पर लोन जब लेते हैं तो उस पर क्या एक ब्याज की जो छूट अधिकतम मिलनी चाहिए वो काफ़ी कम है। एक तो वो चीज़ है। दूसरा, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सीमेंट के जीएसटी रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। 28% जीएसटी का जो है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 28% से कम करके जो भी ये कंसेशनल रेट है हर कंज्यूमर को मिले, ताकि उसका एक जो जनरल कंजम्पशन है सीमेंट का एक घर के प्रति वो कम हो। तो वो एक महंगाई उस तरह से भी, उस दृष्टिकोण से भी कम करी जा रही है। सैलरी जो जितने भी करदाता है उसके अंदर एक स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 की सीमा है उसको भी बढ़ाने की एक अपेक्षा रखी गई है कि भाई वो भी बढ़े, क्योंकि अभी सभी न्यू रिजीम में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उनका एक स्टैंडर्ड डिडक्शन ही एक ऐसा जरिया है जिसमें उनको टैक्स रेट का फायदा मिलेगा। बाकी काफ़ी सारी जो सब्सिडीज, इंसेंटिव्स जो इंडस्ट्रीज जो नई आ रही है उनको प्रमोट करने के लिए इस बजट में और उपेक्षित हैं कि जो कई सालों से जैसे CLCS है वो बंद पड़ी है, और काफ़ी सब्सिडीज एक्सपेक्टेड है कि वो भी आए, और ताकि काफ़ी इंडस्ट्रीज प्रमोट हो और उनकी इंडस्ट्रीज का कॉस्ट जो है कम हो। तो ये सभी तरह से आम एक बजट इस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि भाई उस बजट के अंदर सभी तरह की
कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए, आम जनता की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए सभी चीजों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। और भी हमारे साथ में सीए साहब जुड़े हुए हैं। सर, आम लोगों के बीच किस तरीके का माई शेल्फ शुभेंद्र सोमानी। इस बजट में आम बंदों के लिए, जो आम जनता होती है, उनके लिए महंगाई से राहत मिलेगी, और जो किसान लोग हैं उनको भी बहुत सारी ग्रामीण एरिया में राहत मिलेगी। जो खेती है, आज देश की सारी आर्थिक व्यवस्था खेती पर निर्भर है। मैं इस बजट से यही आशा करता हूँ कि जो आम किसान है उनको भी वो ज़्यादा सुविधा मिले। और इनकम टैक्स की जो रेट्स है 5 लाख से मिनिमम 7 लाख कर दी जाएगी। ये इंतरिम बजट में नहीं होगा, लेकिन पूर्ण बजट में है, लेकिन इसमें ऐलान हो सकता है। युवाओं के लिए क्या रह सकता है? युवाओं के लिए रोजगार की बहुत अच्छी व्यवस्था बननी चाहिए, क्योंकि रोजगार ही एक ऐसा जरिया है जो गवर्नमेंट अच्छी तरीके से युवाओं को प्राइवेट सेक्टर से बचा के गवर्नमेंट में कर सकती है। प्राइवेट सेक्टर में जो युवा जाते हैं वो गवर्नमेंट में काम करेंगे तो निश्चित ही भारत की आर्थिक व्यवस्था बहुत अच्छी होगी। जी मनी, यहाँ पर बताया है कि भाई जब जैसे ही सरकारी नौकरियां तो ज्यादा नहीं है, तो प्राइवेट जॉब के सेक्टर में बड़ी एजेंसियां आए और युवाओं को जो नौकरियां हैं वो उपलब्ध कराई जाए। किसानों को भी काफी उम्मीद है और युवा वर्ग को भी आने वाले बजट में काफी उम्मीद है। जी, टैक्सेशन को लेकर कह रहे हैं तमाम सीए, इसके अलावा हाउसिंग लोन का भी यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं कि हाउसिंग लोन में थोड़ा सा राहत दी जाए। इसके अलावा युवाओं की बात कर रहे हैं। तमाम पहलू का इनकी ओर से जिक्र किया गया। बहरहाल करीब मानकर चलिए कि 2 घंटे का वक्त रह चला है, करीब 1 घंटे का मोटे तौर पर, जब यहाँ वित्त मंत्री बजट पेश करती हुई नजर आएंगी। भूपेंद्र सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। बात कर ली जाए एमएसएमई को लेकर, तो आपने जानकारी दे दी कि किस रूप में बजट होना चाहिए एमएसएमई सेक्टर के लिए, लेकिन मिडिल क्लास की बात कर ली जाए तो मिडिल क्लास के लिए क्या हो? क्योंकि हर बार हम देखते हैं मिला जुला रिएक्शन सामने आता है मिडिल क्लास की ओर से कि कोई राहत महसूस करता है, कोई कहता है कि हमें निराशा हाथ लगी है। देखिए, मिडिल क्लास को जो अभी जैसे बात कर रहे थे कि एक तो टैक्स का सबसे बड़ा फायदा उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सब लोग टैक्स में बहुत कुछ मिलने वाला है। दूसरी चीज ये है कि मिडिल क्लास के लिए एक एजुकेशन का सबसे बड़ा डिक्लेरेशन होगा। क्योंकि ये अभी पूर्ण बजट नहीं है, इसलिए हो सकता है कि सरकार अभी बहुत कुछ लोग लुभावने, चूंकि आने वाला है चुनाव, तो लोग कुछ चुनाव के दृष्टिकोण से ऐलान तो किया जा सकता है, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा बजट में होगा, बहुत ज्यादा कुछ छूट दी जाएगी या इस तरह से कुछ किया जाएगा। हमें बहुत ज्यादा अभी ऐसी कुछ नई योजना शुरू की जाएगी मिडिल क्लास के लिए, ऐसा अभी थोड़ा सा संभावना कम है, क्योंकि नई योजनाएं हमेशा पूर्ण बजट में ही शुरू की जाती हैं। लेकिन चूंकि चुनाव का वर्ष है, चुनाव होने जा रहा है अगले 2 महीने में, तो इसलिए थोड़ा सा मिडिल क्लास को ध्यान में रख करके कुछ न कुछ तो सरकार करेगी, क्योंकि उनको चुनाव भी लड़ना है और फिर से सत्ता में आना भी है। तीसरी चीज ये है कि देखिए, एजुकेशन एक बहुत बड़ा हब बनने जा रहा है। इंडिया में जो मिडिल क्लास की दिक्कत थी वो ये था कि प्राइवेट सेक्टर में फीस बहुत ज्यादा हो गई है, लोग बाहर जाना चाहते थे, उनको वीजा की प्रॉब्लम होती थी। तो अभी मोदी जी ने एजुकेशन सेक्टर का पूरा रिफॉर्म करते हुए और बहुत फॉरेन यूनिवर्सिटीज को यहाँ पर बुलाया है। तो युवाओं को ध्यान में रख करके एक तो ये होने जा रहा है कि अब विश्व स्तर की शिक्षा हमको अपने इंडिया में ही मिलेगी, और टॉप 20 वर्ल्ड क्लास की यूनिवर्सिटीज हमारे यहाँ कदम रखने जा रही हैं। तो एजुकेशन सेक्टर में एक मेजर रिफॉर्म होने जा रहा है। दूसरी चीज ये होती है कि इसके बाद अब एजुकेशन तो आपको मिल गया, इसके बाद आपको एम्प्लॉयमेंट कहाँ मिलेगा? तो एम्प्लॉयमेंट का जो मेन फोकस था, खास करके अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान अभी तक ये होता था कि हर बार जैसे ही कोई टीवी डिबेट में बैठो तो यही सबसे पहले आता था कि राजस्थान में अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज्यादा है। जी। तो अभी तक दिक्कत ये थी, केंद्र में अलग सरकार थी, राज्य में अलग सरकार थी, और दोनों में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता था। अब चूंकि केंद्र और राज्य दोनों में बीजेपी की सरकार है और एक कोऑर्डिनेशन के तहत काम होगा, तो हमको लगता है कि मिडिल क्लास को लेकर के जो नाराजगी है खास करके राजस्थान की युवाओं की, वो नाराजगी अब दूर होने वाली है। और अब अगर हम बात करें अन्य सेक्टर की, खास करके पेट्रोलियम में, तो अभी एक ऐसी बात चल रही है कि पेट्रोलियम पर शायद थोड़ा सा
सरकार चुनाव ठीक है, को ध्यान पेट्रोलियम में को लेकर रखते सवाल हुए- आपसे मैं पूछूंगी भूपेंद्र सर, रुक करूंगी, लेकिन जो आपने यहाँ पे शिक्षा की बात करी इससे जुड़ा सवाल मैं ले लेती हूँ आरपी विजय सर से। विजय सर, आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर बता रहे हैं भूपेंद्र सर बता रहे हैं कि हमारे देश में निवेश होगा शिक्षा के क्षेत्र में, तमाम बड़ी जो है यहाँ पर घोषणाएं की जा सकती हैं, यहाँ पर करनी चाहिए, और इसको लेकर सरकार कदम भी उठा रही है, निश्चित तौर पर हम देख भी रहे हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण आंकड़ा ये भी निकल कर सामने आया है कि हमारे देश के जो कई ऐसे युवा हैं वो यहाँ हिंदुस्तान से पढ़ाई ना करके बल्कि विदेशों में जाकर पढ़ाई करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ऐसी कोई सुविधाएं, ऐसी बड़ी घोषणाएं हों कि विदेशों के स्टूडेंट तो पढ़े भारत में आकर, लेकिन भारत के स्टूडेंट विदेशों में जाकर ना पढ़ाई करें, क्योंकि इसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है? मनी जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने उठाया है और ये बिल्कुल सही है। आज की तारीख में हम फॉरेन एक्सचेंज हमारा बाहर जा रहा है एजुकेशन के अंदर, तो मोदी गवर्नमेंट यही करने जा रही है। आने वाले टाइम में जो हमारी जो आईआईटी है, हमारे मेडिकल कॉलेज है और जो भी स्टडी बाहर हो रही है उसको रोकने के लिए हम यहाँ पे इनका निर्माण ज्यादा रूप पे कर रहे हैं। आईआईटी आपने देखा होगा कई सारी बड़ी है, कॉलेजेस भी खूब बड़े हैं, और जिस तरीके से जो चीजें हमको चाहिए, ये वोकेशनल भी चाहिए, प्रोफेशनल भी चाहिए, सभी चीजें चाहिए हमारे को। तो मोदी गवर्नमेंट का ये ध्यान है कि बेसिकली हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज बाहर जा रहा है उसको रोका जाए। आज की तारीख में हम यहाँ पे वर्ल्ड क्लास स्टडीज की सुविधाएं दे सकते हैं। तो लोग बाग हमारे यहाँ बाहर से आने, मतलब अभी हमारे जो एमबीए करने जा रहे हैं, एमबीबीएस करने जा रहे हैं, ये लोग बाग रूस के अंदर या ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे एक्चुअली बेसिक सुविधाएं भी नहीं है। बट हम चाहते हैं कि वही चीज अगर हम वहां जाकर के पैसा सर, लेकिन एक चीज आपने गौर की होगी, शिक्षा का बजट सबसे कम रखा जाता है हमारे बजट में। ऐसा क्यों इसको बढ़ाया नहीं जाता? अगर मैं तुलनात्मक तौर पर देखूं, चीन का बजट शिक्षा के उस सेक्टर में तो काफी ज्यादा होता है और हमारा उसके मुकाबले काफी कम। नहीं, बेसिकली क्या है कि हमारे यहाँ पे एक्चुअली क्या प्राइवेट सेक्टर से एजुकेशन ज्यादा बढ़ रही है। वहां पे पैसों की दरकार क्या होता है कि वो पैसा सेल्फ एक तरीके से सिर्फ पैसा आता है, उनका जो फीस लेते हैं वो डायरेक्ट लेते हैं, इस वजह से आपको परसेंटेज कम लग रही है, बाकी ऐसा नहीं है। बट अगर आपको लगता है, हम जो बात कर रहा है, हम अभी बताया आपको कि भाई फॉरेन एक्सचेंज को रोकने के लिए हम एजुकेशन के फील्ड के अंदर जो परसेंटेज अभी आप 4% बता रहे हैं, हो सकता है इसको बढ़ा करके 10% तक ले जाने की चेष्टा करें। आपके चिकित्सा के अंदर भी यही चीजें चल रही है और एजुकेशन में भी यही चीजें चल रही है। और रोजगार बेसिकली क्या है, एम्प्लॉयमेंट तो तभी होगा ना जब हम हमारी अच्छी, अगर आज की तारीख में जो हमारी ना सिर्फ डिग्री वाली एजुकेशन हो रही है, उस डिग्री वाली एजुकेशन को हम रोक करके किस तरीके से वोकेशनल और प्रोफेशनल आदमी बना करके, जिस तरीके से हमारे फील्ड, हमारे जो प्रोफेशनल फील्ड है या वोकेशनल फील्ड है, इनमें आदमियों की कमी है, रोजगार की बहुत जरूरत है। तो इस तरीके के हम एक्चुअली कॉलेजेज या प्रोफेशनल सर्विसेज देना चाहते हैं, कॉलेज खोलना चाहते हैं, जिससे हम लोग ये कैटर कर सके इनको। चलिए राजस्थान की बात कर लेते हैं भूपेंद्र सर, क्योंकि आप पेट्रोलियम का यहाँ पर जिक्र कर रहे थे, और पेट्रोल डीजल की अगर बात कर ली जाए तो राजस्थान वासी ये कहते हैं और हम भी देखते हैं कि सबसे ज्यादा टैक्स जो लिया जाता है वो राजस्थान से लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें भी आपको लगता है कि कुछ कमी होनी चाहिए? भूपेंद्र सर, आपसे सवाल था दरअसल मेरा ये। हाँ, नहीं, मैं एक थोड़ा सा पहले शिक्षा का आपको अपडेट कर दूं, इसके बाद फिर मैं इस पे आता हूं आपके दूसरे सवाल पे। सिर्फ ये है कि जो आपने कहा कि एजुकेशन सेक्टर को, तो सरकार ने अभी देखिए कि जितने भी आईआईटी और आईएम्स हैं, ये सब ओवरसीज आपने खोल रहे हैं कैंपस, और अभी 20 MOUs 20 एप्लीकेशंस आई हैं वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज की जो कैंपस खोलने जा रहे हैं इंडिया में। तो सरकार ने इस पर ऑलरेडी कदम उठा लिया है, और इससे हमारी जो युवाओं को जो बाहर जाकर के पढ़ाई करते थे, जिनको फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ती थी, अब वो हमारी फॉरेन करेंसी यहाँ रहेगी। ये तो ये है। दूसरा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात मैं कर रहा था, यो देखिए, वो उसमें एक एंट्री टैक्स होता है जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना टैक्स होता है वो सारे स्टेट पर अलग अलग नहीं होता है। जो डिफरेंसेज आते हैं कि यूपी में अलग है, राजस्थान में अलग है, दिल्ली में अलग है, हरियाणा में अलग है, वो एंट्री टैक्स के वजह से, और वैट अभी भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर वैट लगता है, तो वो वैट और एंट्री टैक्स की वजह से ये डिफरेंसेज आते हैं, और इसमें राज्य सरकार को कदम उठाना पड़ेगा, ना कि केंद्र सरकार को। अगर केंद्र सरकार कदम उठाती है कोई इस पेट्रोलियम प्रोडक्ट को लेकर के, तो उस पे वो एक स्टेट को बेनिफिट नहीं मिलेगा केवल, वो सारे स्टेट्स को समान रूप से बेनिफिट मिलने वाला है इसमें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका भूपेंद्र तिवारी सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा आरपी विजय सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी राजस्थान पर बातचीत करने के लिए, समय देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा वीरेंद्र और पवन, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी, तस्वीरें दिखाने के लिए।